सोच के देखिए, एक साधारण सा टेस्ट और वो बता सकता है कि भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये है जेनेटिक टेस्टिंग की ताकत। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ कुछ बड़े और मुश्किल नैतिक सवाल भी आते हैं। तो चलिए आज इसी नैतिक मायाजाल की पड़ताल करते हैं। और ये सवाल ये सीधा मुद्दे की जड़ पर है। आपका डीएनए आपका भविष्य बता सकता है, लेकिन उस जानकारी का क्या होगा ये कौन तय करेगा? क्योंकि देखिए, जब बात डीएनए की होती है ना, तो ये सिर्फ मेडिकल डेटा नहीं है। ये तो किसी की पहचान का सबसे सबसे निजी हिस्सा है। तो फिर इसकी चाबी किसके हाथ में हो? आपको शायद लगे कि ये चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, 1992 में, यानी आज से कितने साल पहले, उस वक्त एक सर्वे हुआ था और उसमें 38% लोगों का मानना था कि जब तक प्राइवेसी के मसले सुलझ नहीं जाते, ऐसे टेस्ट्स को रोक देना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी भले ही आगे बढ़ गई हो, इससे जुड़ा डर तो दशकों पुराना है। तो फिर इन उलझे हुए सवालों से कैसे निपटें? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक तरह का नैतिक कंपास, एक मोरल कंपास बनाया गया है। एक्सपर्ट्स ने 4 सिद्धांतों का एक ढांचा तैयार किया है जो इस पूरे जेनेटिक मायाजाल में हमें रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 4 नैतिक स्तंभों की, जो इस पूरी बहस की आप कह सकते हैं नींव हैं। पहला पिलर है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सेहत से जुड़े फैसलों की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, टेस्ट कराना है या नहीं, उसके नतीजे जानने हैं या नहीं, ये सब कुछ आखिरकार सिर्फ उसी इंसान का फैसला होना चाहिए। दूसरा स्तंभ है प्राइवेसी, यानी गोपनीयता। इसको ऐसे समझिए कि ये अपनी निजी जानकारी पर पर्दा डालने का अधिकार है। ये तय करने का हक कि आपकी जेनेटिक जानकारी कौन देख सकता है और कौन नहीं, फिर चाहे वो बीमा कंपनी हो, एम्प्लॉयर हो या कोई और। अब तीसरा सिद्धांत है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गुप्तता। ये प्राइवेसी से आप कह सकते हैं एक कदम आगे है। अगर प्राइवेसी ये तय करती है कि दरवाजा कौन खोलेगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये सुनिश्चित करती है कि जिसे आपने अंदर आने दिया वो आपकी बातें बाहर जाकर किसी को ना बताए। ये डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे का वादा है। और चौथा आखिरी स्तंभ है इक्विटी, यानी समानता। सवाल यह है कि क्या यह ठीक है कि जेनेटिक लॉटरी में किसी की क्या जीत हुई, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव हो? बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत कहता है कि किसी के जीन्स जो उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स तो आदर्श लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है जब ये आपस में टकराते हैं? यही वो जगह है जहां चीजें सच में जटिल हो जाती हैं। देखिए, हेल्थ पॉलिसी को लेकर ना 2 मुख्य मॉडल हैं। एक है इंडिविजुअल राइट्स मॉडल, जो व्यक्ति के अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है, और दूसरा है पब्लिक हेल्थ मॉडल, जो समाज की भलाई को प्राथमिकता देता है। जैसे मिसाल के तौर पर टीकाकरण प्रोग्राम्स में होता है। अब जेनेटिक्स इन दोनों मॉडलों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार खड़ी कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि जो मॉडल संक्रामक बीमारियों के लिए काम करता है, वो जेनेटिक्स पर आके फेल क्यों हो जाता है? इसके कुछ कारण हैं। पहला, जेनेटिक लक्षण समाज के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है, जैसे कोई महामारी। दूसरा, यहां रोकथाम का मतलब किसी व्यक्ति के जन्म को रोकना भी हो सकता है, और ये एक बहुत बहुत जटिल नैतिक मुद्दा है। चलिए इसको एक असल जिंदगी की स्थिति से समझते हैं। सोच के देखिए, एक डॉक्टर है, उसे पता है कि उसके मरीज के भाई या बहन को एक गंभीर बीमारी का खतरा है। बीमारी जानलेवा है, लेकिन उसका इलाज संभव है, पर मरीज साफ मना कर देता है कि वो अपने परिवार को नहीं बताएगा। अब डॉक्टर क्या करे? गुप्तता का वादा निभाए या फिर किसी की जान बचाने की कोशिश करे? और इस सवाल का जवाब, खैर, आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। वर्ड्स ऑफ फ्लेचर ने एक सर्वे किया और उसमें 54% जेनेटिसिस्ट ने माना कि वो हंटिंगटन जैसी बीमारी का रिस्क होने पर मरीज की मर्जी के खिलाफ भी उसके रिश्तेदार को बता देंगे। इतना ही नहीं, कुछ तो एम्प्लॉयर 24% या बीमा कंपनी 12% तक को बताने के लिए तैयार थे। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स खुद कितने बटे हुए हैं। एक्सपर्ट्स की ये दुविधा हमें सीधे अगले पॉइंट पर ले आती है, भेदभाव का ठोस खतरा। अगर किसी की जेनेटिक जानकारी महफूज नहीं है, तो इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कैसे हो सकता है? तो आखिर इस जेनेटिक डेटा पर नजर किसकी है? खैर, लिस्ट काफी लंबी और सच कहूं तो चिंता पैदा करने वाली है। बीमा कंपनियां भविष्य का रिस्क जानना चाहती हैं, एम्प्लॉयर्स सेहत का अंदाजा लगाना चाहते हैं, यहां तक कि बैंक, मॉर्गेज कंपनियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इसमें दिलचस्पी ले सकती हैं।
ये कोर्ट एक बहुत बड़ी और खतरनाक कानूनी कमी की तरफ इशारा करता है। एक ऐतिहासिक मामले में अदालत ने एक कंपनी को ये इजाज़त दे दी कि वो अपने कर्मचारी के बीमार पड़ने के बाद उसके स्वास्थ्य लाभ में कटौती कर सकती है, और वजह सिर्फ इतनी कि कंपनी स्वबीमित थी। ये एक ऐसी मिसाल है जिसके असर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इस मामले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये मैकगैन बनाम H&H म्यूजिक कंपनी का मामला है। जॉन मैकगैन एक कर्मचारी जिनके पास पहले $10 लाख का स्वास्थ्य कवर था, लेकिन जैसे ही उन्हें एड्स का पता चला, उनकी कंपनी ने स्व बीमा योजना अपना ली और एड्स से जुड़े दावों की सीमा घटाकर सिर्फ $5000 कर दी। अब सोचिए, बिल्कुल ऐसा ही जेनेटिक स्थितियों के लिए भी हो सकता है। और यहीं पर इस सब का जो मूल तर्क है वो सामने आता है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जेनेटिक लॉटरी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी को उसके जीन्स के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखना अन्याय है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी अपने जीन्स खुद नहीं चुने। तो फिर इस भेदभाव और इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अपने आखिरी सेक्शन में हम कुछ ठोस सिफारिशों पर नजर डालेंगे जो एक्सपर्ट्स एक बेहतर और ज्यादा सुरक्षित भविष्य के लिए सुझाते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा के लिए एक 4 सूत्रीय योजना सामने रखी है। नंबर 1, स्वास्थ्य बीमा के फैसलों में जेनेटिक जानकारी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगे। नंबर 2, कंपनियों को किसी कर्मचारी के बीमार पड़ने के बाद उसके लाभ में कटौती करने से रोका जाए। नंबर 3, नियोक्ताओं को सिर्फ वही जेनेटिक जानकारी मिले जो सीधे तौर पर नौकरी से जुड़ी हो। और चौथा, जो मौजूदा कानून है उन्हें मजबूत किया जाए ताकि वो जेनेटिक भेदभाव के खिलाफ भी साफ साफ सुरक्षा दें। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरुआत की थी। हमारे जीन्स हमारा सबसे निजी डेटा है, हमारी पहचान का एक हिस्सा। तो एक समाज के तौर पर हम इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? ये एक ऐसा फैसला है जो टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ साथ हम सबको मिलकर लेना होगा।